बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि पाकिस्तान से आ रही है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद को कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में 5 साल और 6 महीने जेल की सजा हाफिज सईद को सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से दे रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी अदालत ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाई है। ये सजा 5 साल और 6 महीने की है। टेरर फंडिंग मामले में 5 साल और 6 महीने जेल की सजा पाकिस्तानी अदालत की जानिब से हाफिज सईद को सुनाई गई है। तो बड़ा झटका हाफिज सईद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के लिए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी खबर, पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में 5 साल और 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे पाकिस्तान का। इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ की है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? और एक तरह से पाकिस्तानी अदालत की जानिब से ये कार्रवाई बड़ा झटका है मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लिए। कामरान साकी साहब, ये पहली दफा है कि हाफिज सईद को ये पहली दफा है कि हाफिज सईद साहब को जो है वो सजा सुनाई गई है। पहले तो आपको पता है कि अदालतों से की बुनियाद पर उन्हें जो है वो बरी किया जाता रहा और इस बार भी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम था ही नहीं कि जिसके बुनियाद के ऊपर रियासत या कोई भी मुल्क अगर कहीं पे भी वो मौजूद होते तो वहाँ उन्हें उनकी अपनी हुकूमत जो है वो कैदेबंद रख सकती। हाँ, अगर वो किसी जगह पे मुलव्वस होते या ठोस से वाहिद, ये अब से पहले मुंबई के अटैक के बाद ही इंडिया ही फ्राम कर देता तो शायद ये सजा उसको तक हो चुकी होती। ताहम बहरहाल अदालत पाकिस्तान में आजाद हैं और उन्होंने फैसला मेरिट पे किया है और लेकिन उनके पास तो शवाहिद और चीजें ऐसी आई होंगी जैसे फंडिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ऐसे शवाहिद यकीनन अदालत के अंदर पेश किए गए जिसको काफी मानते हुए ये सजा जो है सुनाई गई। जी कामरान साकी साहब, इस बात का आपने भी जिक्र किया। हमने देखा है कि माजी में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कहा गया कि ना काफी सबूत की बिना पर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हाफिज सईद को। ऐसे में सबूत मिले हैं, टेरर फंडिंग मामले में मुलव्विस होने का इस पर इल्जाम है जिसके पादाश में ये सजा सुनाई गई है। क्या कुछ शवाहिद और सबूत मिले हैं टेरर फंडिंग के हवाले से पाकिस्तानी अदालत को? कामरान साकी साहब, पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन ये को टेरर फंडिंग की भी मैं बात कर रहा हूँ। ये फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है कि वो पैसे कहाँ से आए और कहाँ पे गए। चीजें कुछ ऐसे राब्तियां हैं जो उनके बैंक अकाउंट्स में जो फाउंडेशन थी उनमें देखने में आई है और उसी के सरसा थे और समझ लीजिए कि उनके सिग्नेचर और ऑर्डर्स के ऊपर चीजें होता था। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, अभी पूरी डिटेल उस तरह से खबर की हमारे पास भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अभी तफसीली फैसला आएगा तो उसमें वो बताया जाएगा। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर्स हैं, उसमें फिर सामने आएंगी चीजें कि अदालत ने किन चीजों को सामने रखा है और हुकूमत की जानिब से जो स्टेट जनरल हैं उनकी जानिब से अदालत में सरकारी टीम की जानिब से क्या दलाल किए गए और क्या क्या चीजें शवाहिद पेश की गई। यकीनन ये चीजें तफसीली फैसला आने के बाद जो है वो आता है। जी बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब। तो शवाहिद और सबूत अदालत को क्या मिले हैं, इस हवाले से अभी तक मजीद जानकारियां नहीं मिल पाई। आगे भी इस हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए कामरान साकी साहब बेहद शुक्रिया। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर ये, पाकिस्तान की अदालत अब तक कहती रही कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब बड़ा झटका हाफिज सईद को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अदालत ने हाफिज सईद को सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर यह सजा सुनाई गई है पाकिस्तानी अदालत की जानिब से। आगे बढ़ेंगे। आप लीडर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने काम पर वोट दिया और नफरत की सियासत को उखाड़ फेंका। सिसोदिया ने यह भी कहा कि 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। इन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में इस बात पर गौर करेगी कि किस किस रियासत में आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं
और सच कहूं तो आज आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पहली बार शायद काम की राजनीति को इतना बड़ा सम्मान किसी चुनाव में मिला है। और ये उम्मीद लोगों को दिल्ली के लोगों से थी, दिल्ली की जनता से थी। दिल्ली की जनता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं प्रचुर मात्रा में सम्मान काम की राजनीति को दिल्ली की जनता ने दिया, प्यार मोहब्बत की राजनीति को दिया, नफरत की राजनीति को सिरे से नकारा कि देश की राजधानी में देश के वो लोग रहते हैं, वो वोटर्स रहते हैं, देश भर से आए हुए वो लोग रहते हैं जो काम को पसंद करते हैं। आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का राजनीति का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है। उससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, उससे परिवार भी आगे बढ़ेगा और उससे देश भी आगे बढ़ेगा। आज देशभक्ति का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराइए। आज राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को, हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराई। दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूं। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में आपकी जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कारकुनों और हामियों में खुशी की लहर है। कल से ही दिल्ली में आपके कारकुन जश्न में मसरूफ हैं। आज केजरीवाल की रिहाइशगाह पर 9 मुंतखब अरकान की मीटिंग हुई। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल को आप लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। 16 फरवरी को मुसलसल तीसरी मरतबा केजरीवाल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बदारी की तकरीब रामलीला मैदान में मुनक्किद की जाएगी। साल 2015 में भी अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। केजरीवाल ने आज दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। केजरीवाल ने गवर्नर को हलफ बर्दारी तारीख की जानकारी भी दी। उधर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कारकुनों का हुजूम लगा हुआ है। हमारी नुमाइंदा रचना ने उन लोगों से बातचीत की है। एक्सपीरियंस है, तमाम जो सपोर्टर्स हैं, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे भी खड़े हुए हैं। उन्हीं से हम जान लेते हैं कि इस चुनाव को लेकर जिस तरीके के अनुभव हमारे रहे तो उन लोगों का क्या अनुभव था। आप चूंकि आम आदमी पार्टी बम्पर जीत कर आई है, 62 सीटें लेकर आई है, पिछली बार 67 सीटें लेकर आई थी, तो वो लोग क्या सोचते हैं ये बताइए कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम तीसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। और पिछले 5 सालों में अरविंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और आने वाले 5 सालों में भी बहुत और अच्छे तरीके से काम होगा। तो इस बात का हमें बहुत खुशी है। अच्छे काम किए थे तभी इनको वोट पड़े हैं। लगता है काम के नाम पे वोट बिल्कुल पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा और पड़ता रहेगा। अच्छा, सियासत भी बहुत देखने के लिए मिली, चाहे हनुमान पॉलिटिक्स हो, तमाम तरीके के रंग दिखे, तमाम तरीके की बयानबाजी हो सुनने के लिए मिली। दिल्ली में शाहीन बाग का मसला बहुत ज्यादा इस चुनाव में बढ़ा। क्या लगता है इन सब चीजों को देख के? देखिए, भाजपा का काम पोलराइजेशन है। बिना पोलराइजेशन के भाजपा वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकती। कितना अच्छा होता मोदी जी के 2014 के जो मैनिफेस्टो था उसके आधार पे भाजपा वोट मांगती, नगर निगम में किए गए कामों के आधार पे वोट मांगती। लेकिन पिछले नगर निगम के चुनावों में दिल्ली में लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत की, तो इस जीत को आप क्या मांग रहे हैं कि भाजपा की नाकामी की वजह से आप लोग जीते या काम के नाम पर वोट जीते? ये भाजपा की नाकामी से ज्यादा केजरीवाल के काम की जीत है, पॉजिटिव कैंपेन की जीत है। और जो ये हजारों कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अपनी जेब से खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी एक सपना देखते हैं कि एक बेहतर दिल्ली, एक सपनों की दिल्ली बनाए। बेहतर दिल्ली, सपनों की दिल्ली की बात ये कर रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है कि तमाम चुनौतियां क्या रहने वाली है इस बार चुनौतियां तो जो मुझे लगता है कि अरविंद जी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बड़ा मसला है, ये चुनौती नहीं है। नहीं, चुनौती क्या, अभी जो पिछली 5 साल की सरकार बीती है पोल्यूशन के लिए, वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने निरंतर लगातार काम किए हैं। ऑड इवन इन्होंने शुरू किया, उसके बाद पेड़ लगवाए, उसके बाद अभी 2 करोड़ पेड़ और दिल्ली में लगाने की भी इस गवर्नमेंट की योजना है। उधर कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भी इस बार अपने पुराने मुजाहरों को दोहराया है। इस बार भी पार्टी ने खाता तक नहीं खोला। हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीसी चाकू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है। इन्होंने कहा कि शिकस्त की वजूहात पार्टी लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे।
विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, बीजेपी बढ़त में रही, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं रही। चाको दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हमारे साथ है बात करने के लिए। चाको जी, क्यों कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई यहाँ दिल्ली में? No, as far as I am concerned, this is an expected result. There is no surprise as far as I am concerned. But still, कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सोचेंगे क्या क्या रीजंस हैं, क्यों हम हार गया, व्हाट आर द रीजंस, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी डिस्कस करेंगे। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स नाउ। मैंने मेरा इस्तीफा दिया कांग्रेस पर्सन को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैंने इस्तीफा कांग्रेस पर्सन को दिया है। इसके बाद मैं इंडिविजुअली मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो नेता हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता खुश क्यों नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की जीत पर। I have no opinion about another leader's opinion. Whatever we have the congratulating the chief minister is a matter of courtesy. हर पार्टी विनर को कंग्रेचुलेट करेगा, दैट इज कर्टसी इन पॉलिटिक्स। लोग का आदेश, जनादेश जो है उसको मैं सहमत है, उसको मैं रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वी कंग्रेचुलेट द विनर। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, इट्स ओनली कर्टसी डूइंग दैट। अंतिम सवाल, जीरो का क्या रहा, जीरो क्यों रहा दिल्ली में? क्योंकि एक तरह से प्रचार तो किया ही गया, राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन जहां उन्होंने प्रचार किया वहां भी जमानत जब्त हो गई आपके जो उम्मीदवार थे उनकी। नो, मैंने कहा है क्या रीजन है, क्यों हम डिफीट हुआ, कैसे, क्या कारण, इसके बारे में पार्टी सोचेंगे। उसके अलावा उसके एडिशनल इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। धन्यवाद। पीसी चाको हमारे साथ बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। जहां तक हार के कारणों की बात है तो उसकी समीक्षा पार्टी करेगी। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुस्तफाबाद से आपके उम्मीदवार हाजी यूनुस ने कहा कि दिल्ली इलेक्शन हनुमान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था जिसमें हिंदुस्तान की जीत हुई है। इन्होंने कहा कि वो अवाम के मसाइल और अवाम को साथ लेकर चलेंगे। इन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुस्तफाबाद से आप विधायक हाजी यूनुस। हाजी जी, ये बताइए कि मुस्तफाबाद से जीत कराए, क्या कहेंगे? जी, ये मुस्तफाबाद की जनता की जीत है, ये भारत की जनता की जीत है। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इसमें भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। हनुमान पॉलिटिक्स भी बहुत देखने के लिए मिली इन दिनों, हनुमान पॉलिटिक्स भी खूब देखने के लिए मिली। खैर, वो तो पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, अब क्या हुआ ये मैं नहीं जान सकता क्योंकि मैं तो अपने इलेक्शन में लगा हुआ था। अच्छा सर, ये बताइए किस विजन को लेकर अब आगे जाएंगे? विजन तो विकास है, दिल्ली वालों का विकास, दिल्ली की जनता का विकास और सबका साथ, सबका विकास। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मुस्तफाबाद से विधायक हाजी यूनुस, जिनका कहना है कि विजन सिर्फ एक है, सबका साथ सबका विकास। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले संजीव झा ने कहा कि ये जीत अवाम की जीत है। इन्होंने कहा कि हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद दिया और अपोजिशन की लंका में आग लगा दी। बात करने के लिए मौजूद हैं इस बार दिल्ली सरकार में रहे टॉपर संजीव झा। संजीव जी, सबसे ज्यादा वोटों से आप जीते हैं और टॉपर रहे हैं। जी, बहुत बहुत सभी जनता का, कार्यकर्ता का आभार जिन्होंने इतनी मेहनत की। ये सभी कार्यकर्ता और जनता की जीत समर्पित है, ये उनकी मेहनत को समर्पित है। मेहनत को समर्पित है। हनुमान जी की कृपा भी खूब बरसी और हनुमान पॉलिटिक्स भी देखने के लिए मिली। लाल रंग पसंदीदा रंग भी पहना हुआ है आपने, बयानबाजी लगातार जारी है। ये मैं आज नहीं, मैं हमेशा पहनता हूँ और धर्म हमारे लिए आस्था का विषय, कोई धंधा नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने हनुमान को बीच में लाया तो हनुमान ने अपने भक्तों का आशीर्वाद दिया और उनकी लंका में आग लगा दी। अच्छा, जो टॉपर रहता है उसे बेस्ट से बेस्ट चीज मिलती है, बढ़िया नौकरी मिलती है, तो क्या लग रहा है दिल्ली सरकार इस टॉपर को कहाँ पहुँचाएगी? नहीं, वो जनता ने नौकरी दे दी ना, जिसने नौकरी दी है उनका काम करना है। तो ये नौकरी जनता ने दी है, जनता के लिए बेस्ट काम करने की कोशिश करते रहेंगे। तो बुराड़ी के लिए क्या विजन रहेगा अब? देखिए, बुराड़ी का हमारी इस 5 साल में बेसिक नीड्स को खत्म किया है। अब इस 5 साल में तय करूंगा कि बुराड़ी किसी भी दिल्ली के विकसित क्षेत्र में से एक हो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बुराड़ी से आप विधायक और दिल्ली सरकार में टॉपर रहे संजीव झा, जिनका कहना है कि जनता ने जनादेश दिया है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनका लक्ष्य है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ओखला से मुंतखब आपके रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान ने कहा कि दिल्ली में नफरत की शिकस्त हुई है, लोगों ने काम पर वोट दिया है। शाहीन बाग पर उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला शाहीन बाग पर वोट मांग सकते हैं, पर वहां बैठे लोगों से बात करने से परहेज क्यों? वहाँ डेवलपमेंट चला, काम चला, योगी आदित्यनाथ भी आए थे वहाँ पे, काम चला, नफरत नहीं चली। नफरत आज हारी है और
डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक, अगर इस जीत को अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या कितना सबसे मेन महत्व क्या रहेगा, क्योंकि सीएम और पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं शाहीन बाग के मुद्दे पर चलता रहा। काम पर लोगों ने वोट दिया, डेवलपमेंट पर वोट दिया, स्कूल पर वोट दिया, अस्पताल पर वोट दिया, और जो भरोसा एक कायम किया अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट दिया। अमानत क्या अगला आपको लगता है कि अब कैबिनेट में जगह मिलेगी? अमानत क्या कैबिनेट में मौका मिलेगी? एक तरह से पूरे चुनाव का है, मुझे कैबिनेट में अपने लोगों की खिदमत। अमानत जी एक सवाल खत्म हो जाएगा, क्या लगा कि अब ये कब खत्म? चाह को आना चाहिए वहाँ पर, बात करनी चाहिए। क्यों नहीं? चाह शाहीन बाग के नाम पे वोट मांग सकता है, शाहीन बाग के लोगों से मिल नहीं सकता। क्या आप सब जो स्टार कैंपेनर्स थे उस एरिया में इलाके में प्रचार कर रहे थे, रिकॉर्ड से करीब बहुत बड़े मार्जिन से आप जीते हैं वहाँ से, बीजेपी को वोट मिला है उससे 14,000 वोट से ज्यादा। खत्म हो गया, जीत कर आ गए हैं, क्या आप उनके मंच पर जाएंगे, कहेंगे कि धरना खत्म कर दी जाए? क्योंकि इशू किसका है, मुद्दा क्योंकि आप वहाँ के विधायक चुन के आए हैं। क्या होम मिनिस्टर नहीं है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ लोगों से जाकर पूछें, वहाँ लोगों से जाकर पूछें केंद्र सरकार क्यों नहीं वहाँ जाती? होम मिनिस्टर शाहीन बाग के नाम पर गली गली जाकर वोट मांग सकते हैं। तो 2 महीने से लोग सड़कों पर बैठे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, औरतें बैठी, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनसे पूछें क्यों बैठे हैं, किनकी तकलीफ को जाने। क्या वो होम मिनिस्टर या तो ये कह दे कि मैं उनका होम मिनिस्टर नहीं हूँ, एक कम्युनिटी का होम मिनिस्टर नहीं हूँ, या लोगों का होम मिनिस्टर नहीं हूँ, महज जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं बस उन्हीं का होम मिनिस्टर हूँ। होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो लोग बैठे हैं, उनकी समस्या जानना इनकी जिम्मेदारी है। आप गली गली जाकर रोड शो कर सकते हो, पद यात्रा कर सकते हो, डोर टू डोर कर सकते हो, लोग घरों में सो सकते हो। एक मरतबा ये या इनका कोई आदमी शाहीन बाग जाकर नहीं मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं क्या जाऊँगा क्या नहीं, मेरा तो ऑफिस बराबर में वहीं है। तो इनको जाना चाहिए ना, मुद्दा तो इनका है ना, केंद्र का मुद्दा है, नेशनल इशू है, इन्हीं से रिलेटेड है। जहाँ ये कह रहे हैं इस बात को कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, जगह जगह बयान दे रहे हैं ना ये लोग, तो वहाँ जाकर क्यों नहीं कहते? इसको एतमाद में लें, भरोसे में लें। क्या इस बार दिल्ली की जनता ने जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था उसको रिजेक्ट करके डेवलपमेंट मॉडल को चुना है? नया राजनीति शुरू हुई है, नफरत की राजनीति खत्म होगी, अब डेवलपमेंट की राजनीति पर लोगों ने वोट दिया है, काम पर लोगों ने वोट दिया है, शायद अब हिंदुस्तान में अच्छा होने। दिल्ली में एक बार फिर आपकी सरकार बनने जा रही है। इस जीत के साथ ही बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि यकीनन जो हनुमान जी की पनाह में आता है उसे कामयाबी और आशीर्वाद जरूर मिलता है। इन्होंने मजीद लिखा कि अब वक्त आ गया है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में और मदरसों में और दीगर तालीमी इदारों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बजरंग बली की कृपा से दिल्ली वालों के बच्चे आखिर क्यों महरूम रहे। ये ट्वीट है कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने दिल्ली की जीत पर कहा कि ये आशीर्वाद है बजरंग बली का, इसलिए स्कूलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उधर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि हम दिल्ली में चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में हमारा वोट फीसद बढ़ा है। शाहनवाज हुसैन से बात की हमारे नुमाइंदे विनीत ने। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह झारखंड के बाद दिल्ली में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या देखते हैं सर इसका? जो आने वाले चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या असर होगा? देखिए, दिल्ली में हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। दिल्ली के अंदर पहले से ज़्यादा वोट लिया, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़े। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और उसने आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को मर्ज एक तरह से कर लिया और दिल्ली में पूरे चुनाव में उसको सिर्फ 3,96,000 वोट आए पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन हमने सीटें भी बढ़ाई और अपना मत प्रतिशत भी बढ़ाया है। अब हम बिहार की तैयारी में हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लोजपा, जदयू और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेगी और हम 200 के पार जाएंगे। बिहार में सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसमें कोई शक नहीं है। बंगाल में तैयारी में लग गए। अब दिल्ली के चुनाव के बाद हम सबका सारा ध्येय जो है वो
बिहार के चुनाव पे लग गया है। लेकिन सर जिस तरह से अगर हम चुनावों के बारे में बात करें, गठबंधन के बारे में बात करें, जिस तरह से आपने एलजेपी और जेडीयू के साथ दिल्ली में गठबंधन किया, पहले आप अकाली के दल के साथ थे, क्या अगर पुराना कॉम्बिनेशन ही रहता तो ज्यादा बेहतर रहता, ज्यादा सीटें आती? देखिए, दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी ही बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो फिर जेडीयू और लोजपा तो पहली बार हमारे साथ गठबंधन में यहाँ पे लड़े थे, तो उतना अच्छा हम नहीं कर पाए, इसलिए वो भी अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन बिहार में आज हमारी साख है वहाँ पे, और बिहार में हम जरूर सरकार बनाएंगे। हाँ सर, इसके साथ ही साथ बात करें, जिस तरह से बीजेपी में झारखंड का चुनाव हार गई, महाराष्ट्र में भी आपके गठबंधन की अब सरकार नहीं है, दिल्ली में भी चुनाव हार गए, शरद पवार जैसे नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उस तरह के गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली का चुनाव हारे हैं, तो जो हमारे विरोधी हैं उनको लगता है कि शायद वो हर जगह सफल होंगे, ऐसा नहीं है। बिहार में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, और बंगाल में भी हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसर प्रहलाद के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। उधर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने देवबंद पर मुतनाज़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है और बड़े बड़े दहशतगर्द यहीं से निकलते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सीए की मुखालिफत नहीं बल्कि मुल्क की मुखालिफत की जा रही है। कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि अगर केवल सीए का होता तो शाहीन बाग से आवाज नहीं उठती शर्जिल इमाम का कि हम भारत को आसाम से काट देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल हलफ लेंगे। हमारी नुमाइंदा रचना ने रामलीला मैदान का जायजा लिया। दिल्ली के ऐतिहासिक प्राचीन रामलीला मैदान से 16 फरवरी को तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में खड़ी हुई हूं और आपको दिखा दूं कि ये वही मंच है जहां से 2013, 2015 में और अब 2020 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली है, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो रामलीला मैदान में अब शुरू होंगी, क्योंकि 16 फरवरी को यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहां पर शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताया है, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की जनता को बुलाने का वो मन बना चुके हैं। हालांकि ये अभी कयास लगाया जा रहा है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या दूसरी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की जनता जरूर साक्षी बनेगी। और इसीलिए इस बार ऐसा दिन चुना गया है जो छुट्टी का दिन है, 16 फरवरी को संडे है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। और काफी ज्यादा ये बड़ा ग्राउंड है, अगर आपको पीछे मैं दिखाऊं तो ये वही मंच है जहां से अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे 16 फरवरी को तीसरी बार। और अगर आप इधर देखें तो काफी ज्यादा बड़ा ग्राउंड है। फिलहाल अभी यहाँ पर तैयारियां शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की जनता को सबसे बड़ा मेहमान यहाँ पर बनाने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे दिल्ली वाले, तो अब इंतजार है 16 फरवरी का, जब अरविंद केजरीवाल इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद का
कार्यभार संभालेंगे और इस बार उनकी बड़ी चुनौती है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितनी ज्यादा खरी साबित होती है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।